इसके नीचे एक लाइन लिखो, इट रिलेट्स एंट्रोपी टू द measurable quantities of the system like temperature, pressure and volume. रिपीट करना. It relates entropy, S is entropy, it relates entropy to measurable variables of the system. और variables हम कौन से पढ़ते हैं? तीन ही पढ़ते हैं, temperature, pressure and, ठीक है. तो हम कह रहे हैं पहला कंडीशन, अभी हम इसकी तीन इक्वेशन होती है, हम तीनों पढ़ेंगे. तो पहली इक्वेशन हम कह रहे हैं एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन T एंड V. मैंने कल सिखाया था कि हम उसे कैसे लिखते हैं, डिपेंड होती है कोई चीज तो ऐसे, राइट. और जब हम इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं तो कैसे लिखेंगे? अब यहाँ की इक्वेशन तुम बताओ, कल मैंने जो सिखाई थी तुम लोगों को, बोलो. ds upon dt, v constant dt, अच्छा. ds upon dv, t constant dv, right? Yes. Multiply both the sides with t. tds equal to t ds dt into t v variable and t ds dt, sorry dv, t and dv. क्लियर? इतना क्लियर है? बोलो. ओके, मत बोलो. यस. इसको हम क्या बोलते हैं? अरे एंट्रोपी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगी? इनटू टेम्परेचर. एंट्रोपी क्या होती है? Q इनटू T. यस. ओके, सॉरी T लेते हैं. Q इज इक्वल टू ST. और अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे लूं Q को, मैं यहाँ पे ds और ये जो dts की जगह अगर Q लिख दूं तो Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है? CV. यप. या तो हमें वही करना है, हमें इसकी जगह पे CV लिखना है. TDS is equal to CV dt plus T ds dv v, sorry, T dt. अब मैक्सवेल इक्वेशंस में जाओ, जो मैक्सवेल की मैंने कल 4 इक्वेशन पढ़ाई थी, उसमें ये बताओ ये किसके बराबर है? क्योंकि मुझे एंट्रोपी नहीं चाहिए, मुझे एंट्रोपी को मेजर करने के लिए बाकी वेरिएबल्स चाहिए. तो मेरा ये कांस्टेंट जो मैंने कल मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था, ये किसके बराबर है? P/T. P/T एंड यहाँ पे कांस्टेंट क्या था? बोलो. V. क्या? dP/dt वॉल्यूम. Yes. Put this value in that. अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे डाल दो तो तुम्हें क्या मिला? TDS इक्वल टू CV dt प्लस T dP dt V एंड dt. अब देखो, मैं किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी, अगर मेरे पास प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और CV है, I can easily find out the entropy. तो मैं इसे कंपेयर कर सकती हूँ CP/V के हिसाब से. समझ आ गया? इतना क्लियर हुआ? ना तो मतलब थोड़ा बहुत. अरे तुमने कल मैक्सवेल की इक्वेशंस नहीं पढ़ी ना, इसलिए तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन है. ठीक है, अब आता है इसको और कैसे लिख सकती हूँ, बताओ. अगर मैं इतनी, सिर्फ इतनी वॉल्यूम, इतनी चीज ले लूं, CV. है ना? देखो, ये वाली इक्वेशन है तुम्हारी dP
अपॉन डी टी वी इक्वल टू, डी क्या करूं एस वी, मैं ऐसा क्या करूं थोड़ा सा वेरिएशन हो जाए, देखो कोई दिमाग नहीं लगाना, डीपी को डीवी डीवी से मल्टीप्लाई कर दो, सेम चीज है, ये सेम है। हाँ गुड, नहीं समझ आई ये चीज? नो, अरे भैया मैंने dt की जगह पे dv और dv से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अल्टीमेटली काटोगे तो dt dp dt तो आएगा, हाँ, बट मैं यहाँ पे जो कांस्टेंट ले रही हूँ दैट इज प्रेशर एंड टेम्परेचर। कैसे? मैं कह रही हूं जो मेरी इक्वेशन यहाँ मैंने बनाई है उसका जो ये राइट हैंड साइड है, ये पूरा राइट हैंड साइड किस पे डिपेंड कर रहा है? अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो मैं किसके साथ कर सकती हूँ? प्रेशर, यहाँ पे मैं प्रेशर के साथ कर सकती हूँ, राइट? यहाँ पे मैं टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों के साथ कर सकती हूँ कंपैरिजन। तो मैंने वहीं से ये इक्वेशन निकाली, ठीक है? जैसे आप वो पढ़ते हो, अरे जैसे मैंने कल से कहा था z एक वेरिएबल ले लिया अगर मैंने, और z को मैंने दो चीजों पे डिपेंडेंट बना दिया, जैसे मैंने कल पढ़ाया था तुम्हें कि z इज इक्वल टू जी एक्स वाई, तो हम क्या करते हैं, हमने यही किया था, डी जेड बाई डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस डी जेड बाई डी वाई एक्स कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे डी एक्स डी वाई, यही किया था ना हमने, याद आया? यस, ये चीज करिए, अगर मैं कह रही हूँ मेरी ये इक्वेशन पी वी और टी पे डिपेंडेंट है, कंपेयर कर रही हूँ, मैंने वही फॉर्मूला यहाँ लगाया, बस यही करा मैंने, और मैंने कुछ नहीं किया। समझ आया ये? ठीक है, नहीं आया? अरे भगवान, कुछ बोलोगे, आया कि नहीं आया? आ गया, आ गया। तो अब क्या मैं इसकी जगह पर वो लिख सकती हूँ? हाँ ना? हाँ लिख सकते। लिख सकती हूँ, बस वही करना है, राइट डाउन, लिखो। ठीक है, लिखा हमने, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई? ओनली अ स्लाइट चेंज इन दिस, TDS is equal to CV dt plus T into dP by dVT and dV by dTP। क्लियर? इतना क्लियर है? हाँ ना, कुछ होता है? आगे बोलो स्नेहा। क्लियर? ये हमारी पहली इक्वेशन है, समझ में आ गया? dt कहाँ गया? dt कहाँ गया? ये तो रहा dt, अच्छा वो वाला dt, हाँ सॉरी, वो तो मैं भूल ही गई लगाना। क्लियर? यस, ओके, लेट अस, अच्छा एक सेकेंड, इसके अंदर मुझे और क्या देना था तुम्हें? ओके, अब तुम्हारा काम है, नाउ ट्राई टू मेक इट विद सेकेंड इक्वेशन बाय टेकिंग एंट्रोपी डिपेंडेंट ऑन टी एंड पी। टी और पी पे अभी हमने किस पे लिया था? प्रेशर एंड, सॉरी अभी हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर पे लेके चल रहे थे, अब तुम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर लेकर जाओ कांस्टेंट। करो जरा, जल्दी करो। हाँ बेटा, हाँ बोलो, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? या मुझे करनी पड़ेगी, मतलब यू वांट टू से मी दिस, राइट? ओके, आई एम डूइंग हियर। मैंने पहले टेम्परेचर और वॉल्यूम लिया, अब मैं लूंगी टेम्परेचर एंड प्रेशर, बस। सो ds इज इक्वल टू ds अपॉन dt, प्रेशर प्लस ds dt t, अरे यहाँ पे dt लगा और यहाँ पे dt लगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया? ये ठीक है?
हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस। सिवाय अक्षत के किसी को समझ नहीं आ रहा? गुरमा आपने सेकंड इक्वेशन लिया ना? सेकेंड अब ले रही हूँ ना, बनाने जा रही हूँ। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर है? हाँ इतना तो है। ओके, मल्टीप्लाई बोथ साइड, पैटर्न बिल्कुल सेम है, मल्टीप्लाई करो दोनों साइड को t से, तो dts इज इक्वल टू t ds अपॉन dt p dt प्लस t इंटू ds अपॉन dp t dt। ठीक है, अब आते हैं इस पे। ये क्या है? सीपी, कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है। दिस इज सीपी dt प्लस टी इंटू ds अपॉन dp t dp। ds अपॉन dp वेरिएबल किसके बराबर होता है? dv बाई dt। बिल्कुल, और माइनस का साइन, राइट। मैंने क्या सिखाया था? ds dp जहां पे भी आता है वह माइनस का साइन लगाना जरूरी है। सी, तुम इस इक्वेशन को ना यहाँ पे भी खत्म कर सकते हो, मतलब फर्स्ट इक्वेशन जो है यहाँ पे भी खत्म हो सकती है। ठीक है, यहां तक जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी खत्म होती है। जैसे अब मैं इसको खत्म करूंगी, इसको मैं क्या खत्म करूंगी? सी है TDS इज इक्वल टू CP DT प्लस T माइनस क्या होता है तनिष्का? DV DT, यस गुरमा। प्रेशर कांस्टेंट, दिस इज TDS सेकेंड इक्वेशन। डन? अब टीपी ठीक है। कहाँ गया? अरे यार, फिर भूल गई मैं लगाना, सॉरी। DP ठीक है। ओके, नाउ यू हैव टू मेक इट थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में क्या करो? प्रेशर और वॉल्यूम लो। अब ये खुद करो, प्रेशर और वॉल्यूम लो। करो, तुम यहां तक आ जाओ, बस यहां तक आ जाओ, फिर मैं इसके बाद का बताऊंगी। ये स्टेप तक ले आओ पहले। थर्ड इक्वेशन के लिए S इज डिपेंडेंट ऑन P एंड V। तो मुझे बताओ ये वाली इक्वेशन क्या बनी है, जल्दी से। ds बाई dp किस क्या होता है? नहीं, वो कुछ नहीं होता, अभी बताती हूँ उसमें क्या करना है। ये पहले आपकी इक्वेशन क्या बनी? TDS इज इक्वल टू DS बाय DP V कांस्टेंट इनटू DP प्लस DS, और T भी आएगा, सॉरी, हाँ, DS अपॉन DV P कांस्टेंट इनटू DV। ये बनी है? हाँ ये Yes. बन गई। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या है? इस इक्वेशन को, अब ऐसा कोई वेरिएबल तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैक्सवेल की इक्वेशन में? आ रहा है? क्या ऐसा कोई है वेरिएबल मैक्सवेल की इक्वेशन में? हाँ ना, कुछ तो बोल लो भैया। नहीं है तो मैं इसे CP और CV तक कैसे लाऊं? नाउ द क्वेश्चन कम्स देयर। क्या करो? TDS इज इक्वल टू T DS अपॉन DT इंटू DT अपॉन DP। मैं बोल सकती हूँ ये चीज, रख दे, राइट? अगर मैं, हाँ एक काम करना, सांप मेरे गले में टांग दे। अगर मैं यहाँ पे DT DT 2 लिख रही हूं, ये काटूंगी तो वापस यही आएगा ना? Yes. ठीक है, प्लस इसको कैसे लिखूं? DS अपॉन DT DT अपॉन DV P DV। मैंने यहां पे भी वही किया,
क्लियर? अब मैं CPCV बना सकती हूँ। ये क्या हो गया? CV और ये क्या हो गया? CP। तो इक्वेशन क्या बनी देखो, TDS, ये T तो हट गया, इनटू DT अपॉन DP V इंटू DP प्लस CP DT अपॉन DV इंटू P इंटू DV. So this is your third equation. क्या? DPCP सुनते सुनते सर में दर्द हो गया, ये कैसे समझ रहे होंगे? मैं 15 मिनट से यही सुन रही हूँ। उनको समझ में आ रहा है, डोंट वरी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन follow। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? आ रहा है। देखा कितने अच्छे कितने बच्चे। कितना मैं बोला, ये तो मुझको प्रिपरेशन कितना है। तनिष्का को समझ आ रहा है ना? बस किसी को तो समझ में आ रहा है। ये कौन सी बात है, किसी एक को समझ में आ रहा है? सो आद्विक कह रहा है सो बेटा, पहले तू ना अपना हालत सही कर ले, फिर तेरे तू समझना। मेरे को भी आ रहा है। क्या आपका? वाह। हाँ, so here your TDS equation is over. Let us study few graphs and then I'll go for Joule-Thomson effect. ठीक है, रब कर दो। ये चैप्टर कब खत्म होगा? गुड क्वेश्चन ना, सही में ये चैप्टर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखो आज मुझे तुम्हें जूल्स-थॉमसन इफेक्ट पढ़ाना है, लिटिल बिट थियोरेटिकल प्रोसेस है, बट इसकी डेरिवेशन होती है तो मुझे देनी पड़ेगी। काफी लंबी है इसकी डेरिवेशन ना। देन आता है तुम्हारा, रह गया अभी क्लेरेसन क्लेशियस इक्वेशन एंड कार्नोट इंजन। पहले इन दोनों की इक्वेशन लिख लो, क्योंकि इसको मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, ये तुम अपनी बायोलॉजी फिजिक्स में पढ़ लेना। रब कर दो। वैसे तो जूल्स थॉमसन भी हमारे सिलेबस में नहीं है डिटेल में, डायरेक्टली फॉर्मूला है, बट मैं तुम्हें थोड़ा सा वर्किंग अगर तुम्हें समझना है तो समझा सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दैट इज बेसिकली योर फिजिक्स पार्ट, नॉट योर केमिस्ट्री पार्ट। तो पढ़ाऊं कि ना पढ़ाऊं? As you wish. नहीं, मेरी विश पे नहीं, मेरा मन तो, मैं तो कहूंगी नहीं पढ़ा रही मैं लोग। इससे अच्छी बात क्या है? ठीक है, मत पढ़ो, सीधा फॉर्मूला दे देती हूँ जूल्स थॉमसन इफेक्ट का। बोलो। तो डेरिवेशन से कुछ वो थोड़ी ना होगा। डेरिवेशन तुम्हारे वैसे भी किसी काम की नहीं है। तो बस ये तो और जब फिजिक्स पढ़ोगे तो तब पूरा पढ़ ही लोगे उसके अंदर फॉर्मूला। इसी साल ना? हाँ, इसी साल पढ़ते तो हम इसी साल ही है वैसे तो। नहीं मतलब कभी 12th में पढ़ना हो। नहीं, थर्मोडायनेमिक्स में आएगा तुम्हारा, बट जस्ट वही है, बट इसको मैं तुम्हें डायरेक्टली दूं कैसे, बिकॉज इट्स एन एडियाबैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस ना, और इसे आइसोएंट्रोपिक भी बोलते हैं। हाँ। आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एंड आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। इसे बेसिकली ऐसा क्यों बोलते हैं, मैं तुम्हें एक प्रश्न में दे देती हूँ। जूल थॉमसन इफेक्ट होता क्या है कि अगर हम एक गैस को या लिक्विड को, अगर हम फ्लूइड्स की बात करें, सपोज आई एम यूजिंग द वर्ड फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, तुम्हारा गैस और लिक्विड दोनों की बात कर रही हूं मैं। अगर हम उसके ऊपर थ्रॉटलिंग प्रोसेस कराते हैं, थ्रॉटलिंग प्रोसेस कराने से हमारी एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी पूरे प्रोसेस के अंदर, जिसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वहां पे एक इन्वर्जन टेम्परेचर आता है, जिससे हम कहते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर विच अ सब्सटेंस कैन रीच देयर। थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है, मींस एक पाइप है, सपोज करो ये एक तुम्हारा एरिया है, ठीक है, यहाँ पे एक तुम प्रेशर दे रहे हो और यहाँ से एक प्रेशर बाहर जा रहा है गैस का, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं एक पिस्टन काइंड ऑफ चीज लगा दूं जो अपनी जगह पे रहेगी, वो हिलती नहीं है, तो गैस कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी हर बारी, राइट। तो हम कहते हैं अगर यहाँ का प्रेशर P1 है और यहाँ का प्रेशर 2 ये है, तो कंडीशन तो होती है ये कि P1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन P2, जो हम जूल्स थॉमसन इफेक्ट में प्रूव भी कर दिखाते हैं। लेकिन वो ये इसे कहते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस, पहले तो याद रखो दिस इज अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस। तो वो ये कहता है कि अगर आपने गैस को एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जब भेज रहे हो थ्रू थ्रॉटलिंग प्रोसेस, तो उसकी एंथैल्पी पूरे प्रोसेस में सेम रहती है।
तो इससे हम इसीलिए इसे आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस भी बोलते हैं। आइसोएंथैल्पिक मींस एंथैल्पी विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम। अगर हम इसका ग्राफ भी पढ़ते हैं तो हम यही देखते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसका मतलब मुद्दा क्या है पढ़ने का? इसका मुद्दा यह है कि जब हम प्रेशर लगाते हैं, एक हद तक तो प्रेशर जब हम बढ़ा रहे होते हैं तो टेम्परेचर भी गैस का बढ़ता है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट पे हम ये भी देखते हैं कि अगर सपोज करो हम 40 से टेम्परेचर सीधा 5 प्रेशर 40 एटीएम है और 40 एटीएम से सीधा 5 पे ले जा रहे हैं प्रेशर को, तो वहां टेम्परेचर का एक सीवियर डिक्रीज आता है। तो ये भी एक ग्राफ है। इसी वजह से जब इसका ग्राफ पढ़ा जाता है तो इट कम्स लाइक दिस। इसका ग्राफ ना ऐसा होता है, ठीक है। मींस अगर हम यहाँ पे एक प्रेशर लगा रहे हैं तो टेम्परेचर 1 है, फिर हमने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर इस तरफ जाते हुए कम हो रहा है, याद रखना। तो ये सपोज P है तो ये P1 है। अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, हम इस तरफ मूव कर रहे हैं, इस टाइम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। लेकिन एक पॉइंट आएगा जहां पे वो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, दैट इज नोन एज मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर। अब डायरेक्टली अगर हम प्रेशर यहाँ ले आए, सपोज दिस इज P3, तो हम ये देखते हैं कि हमारा टेम्परेचर कम भी होता है। तो हम कहते हैं अगर हम प्रेशर को स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, एक मैक्सिमम पे पहुंचता है, उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू करता है। समझ में? दिस ग्राफ इज लाइक दिस, इट गोज इन दिस डायरेक्शन। समझ में आया? टेम्परेचर क्यों कम हो रहा है? भाई ऑब्वियस बात है, आपकी गैस लिक्विफाई होती जा रही है ना सीधा सीधा, तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम। समझ आई अभी चीज? तो ये फ्लूइड्स के ऊपर एप्लीकेबल है, इट इज एप्लीकेबल ऑन लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस, ठीक है। ये बेसिकली तुम्हारा जॉन थॉमसन इफेक्ट है। इसकी डिटेल अपने पीके सर को बोल देना, पढ़ा देंगे तुम्हें पूरा का पूरा। ये तुम्हारे थर्मोडायनेमिक्स में कंप्लीटली आता है, ठीक है। और दूसरा होता है कैरनॉट इंजन। इंजन क्या करता है, अगर हम देखें कहीं से हीट ली, कहीं पे हीट छोड़ दी, तो दैट इज एन इंजन का वर्क। इसका उल्टा चला दो तो रेफ्रिजरेशन, मींस हीट यहां से सिंक से ले रहे हैं और एक जगह पे छोड़ रहे हैं, दैट उल्टा प्रोसेस इज रेफ्रिजरेशन, सीधा प्रोसेस इज इंजन। इनके फॉर्मूले लिख लो। आई एम नॉट गोइंग गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में नहीं आता। हाँ बोलो। गुरु हम ये भी तो बोलते हैं कि इंजन जो होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हाँ, उसने यहां से एनर्जी ली, वहां एनर्जी दे दी ना, तो इट इज गिविंग सम एनर्जी टू देम। कुछ अपने काम में लगाई, कुछ आगे पास ऑन कर दी। तो कैरनॉट इंजन यही काम करता है। लेकिन रेफ्रिजरेशन जाओ तो उल्टा। लेकिन रेफ्रिजरेशन तुम जाके बीटेक वगैरह में पढ़ते हो, बीएससी बीटेक में, 11th 12th में नहीं आता। रब करूं इसको, फॉर्मूले लिखवा दूं फाइनली? बोलोगे तो है नहीं लिखवा देती। लिखो। सबसे पहला फॉर्मूला क्लेरिसन्स क्लेरियस इक्वेशन का, ये जेई में आती है इसलिए मैं पहले बता रही हूं। log of P2 by P1 is equal to delta H 2.303 R आता है इसमें, T2 minus T1 upon T2 T1, ठीक है। ये है आपका टेम्परेचर और प्रेशर को लेकर एक ग्राफ बनाया गया एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। देन कम्स इज योर कैरनॉट इंजन का ग्राफ। ये बेसिकली हम आइडल गैसेस के लिए पढ़ते हैं। सो योर Q is equal, W is equal to Q. Q आपकी हीट हो गई, W is the work done which the engine is doing. T2 minus T1 upon T2. एक आप पढ़ोगे जूल कोएफिशिएंट, उसका फॉर्मूला होता है दिस, थीटा is equal to T2 minus T1 upon T2 minus T1, ठीक है। And which is equal to Q2 minus Q1 upon Q2 Q1। अब ये Q2 Q1 क्या है, हमेशा याद रखना, T2 is hotter and T1 is colder, ठीक है। Means T2 is always greater than T1, so Q2 is also greater than Q1। क्लियर? बस इतना पढ़ना है तुमको इसके अंदर। और तुम्हें अगर हॉट एंड कोल्ड दिया हो तो वो भी याद रख लो। 2 means hot, 1 means cold, ठीक है।
Here your chapter is over. अब कल, अच्छा हाँ एक और चीज, मैं सोच रही थी कल की तुम लोगों को छुट्टी देने की, ताकि सैटरडे संडे भी तुम लोगों को एक ब्रेक मिल जाए, 3 दिन का लगातार। गुरुमा आज इतने अच्छे कैसे हो गए? नहीं नहीं, मैंने 12वीं को भी दिया है, डोंट वरी, मैंने सबको दिया है ना। आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग, थर्मोडायनेमिक्स के मुझे तुम्हारे को सारे फॉर्मूले लिखवाने हैं। सॉरी सारे फॉर्मूले लिखवाने हैं ना हम्म, एक पेज पे, मतलब ये काम तुम लोग खुद नहीं करोगे, मुझे करना पड़ेगा, yes. ठीक है? So on Monday we will practice some numericals on different topics, क्योंकि हमने काफी दिन से numericals नहीं करे हैं, ठीक है? गुरुमा, हाँ बोलो। गुरुमा क्या स्कूल 10 तारीख से ओपन होंगे ऑफलाइन? यार कोई मुझे कह रहा है कि सीएम का ऑर्डर आया है कि 16 तारीख हाँ तक। न्यूज में आ रहा था, एबीपी न्यूज में आ रहा था। मैंने नहीं देखा अभी तक, सो आई हैव नो आइडिया। तो वो कह रहा था कि 16 मैंने भी तक, देखा था। 16 तक बंद है स्कूल, 16 जैन तक। हाँ 16 जैन तक ही कोई बोल रहा था। हाँ ये तो रहा, ये उत्तर प्रदेश स्कूल शट टिल 16 जैन, प्राइवेट ऑनलाइन के लिए नहीं आया कुछ। 10th 12th ऑनलाइन क्लासेस लिखा तो हुआ 11th 12th के लिए। प्राइवेट के पूरे स्कूल के लिए भाई, यूपी बोर्ड आईसीएसई सबके लिए है वो। पता नहीं, मैं न्यूज नहीं देखता। देखो ऐसा तो कुछ नहीं लिखा, बस इन्होंने लिखा है कि आपको ऑफ रखना है, एंड will be a holiday for students till class 10, 11th and 12th will have online classes. और ये भी लिखा है can be called for school only for the purpose of vaccination. 17 से तो एग्जाम है ना हमारे। मैं डाल ही चुकी हूँ, हमारे स्कूल में 14 तारीख को वैक्सीन। 17 से तो एग्जाम है हमारे। हाँ मुझे पता है 17 से एग्जाम। तो ऑफलाइन ही होंगे ना? ऑफलाइन नहीं, कोई जरूरी नहीं, डिपेंडिंग एवरीथिंग ऑन द सिनेरियो बेटा। सिनेरियो ही नहीं होगा तो कैसे होंगे? अब गवर्नमेंट ने अगर 16 तारीख के बाद भी बंद रखा तो हम ऑनलाइन ही लेंगे, फिर तो हमारे पास ऑप्शन कोई और है ही नहीं। क्लियर? ओके, सो दैट मच फॉर टुडे। तुम इन लोगों को